नुकसान पहुंचाया है। कहीं जलते वाहन, कहीं तोड़फोड़, कहीं फायरिंग, तो कहीं मरने मारने के लिए आपा खोते लोग। ये तस्वीर है कंदहार में अफगान पाकिस्तान सीमा की। आगजनी, धुआं, फायरिंग और अफरा तफरी के इस माहौल की वजह तालिबान नेता और सरकार में उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर से जुड़ी एक खबर है, जिसमें उनकी मौत के दावे किए गए हैं। ये खबर जैसे ही फैली, मुल्ला बरादर समर्थकों का गुस्सा पाकिस्तानी सेना पर फूट पड़ा और बरादर समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। हालांकि मुल्ला बरादर की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस अफवाह ने पल भर में जंगल की आग की तरफ फैलना शुरू कर दिया। फिर तो पाकिस्तानी फौज की तरफ बढ़ रहे लड़ाकों की राह में जो कुछ आया वो धू धू कर जल पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद बरादर समर्थकों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश की। इस गुस्से की आग में पाकिस्तानी सेना के झुलसने की वजह है। बताया गया कि तालिबान की सरकार के गठन से पहले तालिबानी नेताओं और हक्कानी नेटवर्क के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान सरकार बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हक्कानी नेटवर्क की तरफ से गोली चला दी गई, जिसमें मुल्ला बरादर घायल हो गया। तभी से ही उसे नहीं देखा गया है, जबकि तालिबान के सभी नेता दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुल्ला बरादर का प्रधानमंत्री का पद पाकिस्तान के दखल की वजह से ही नहीं मिला और पाकिस्तान ने ही हक्कानी नेटवर्क को सरकार में शामिल करवाया। मुल्ला बरादर के जख्मी होने को लेकर तालिबान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, तो इससे अटकलों को हवा मिलनी शुरू हो गई। लेकिन इन अटकलों को मुल्ला बरादर की मौत की अफवाह बनने का मौका तब मिल गया जब अफगानिस्तान पहुंचे कतर के विदेश मंत्री के साथ कई तालिबानी नेताओं ने मुलाकात की, लेकिन उनमें मुल्ला बरादर कहीं नहीं दिखा। इसलिए लोग इसे सच मानकर आपा खोने लगे। बात बढ़ने लगी तो तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने एक मैसेज ट्वीट किया, जिसमें मुल्ला बरादर की आवाज होने का दावा किया गया। इसमें कहा गया है कि मुल्ला बरादर जिंदा हैं और वो घायल भी नहीं हुए थे। आरोप है कि हक्कानी नेटवर्क को सरकार में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान ने दबाव डाला और इसी काम के लिए आईएसआई के चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे। आरोप है कि आईएसआई की शह पर ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार मुल्ला बरादर के पर कतरे गए। इन अटकलों को एक वायरल ऑडियो मैसेज ने मानो मुहर लगा दी, जिसमें तालिबान के उप रक्षा मंत्री मुल्ला फजल की आवाज होने का दावा किया गया। इस वायरल मैसेज में मुल्ला फजल ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की छवि को खराब कर दिया है। पाकिस्तान हेवाद ब्याज पदे खतर द तुल उम्र द पारा नवायम पाकिस्तान हेवाद की जमुर उस्तासु पछताना अफगानान और ब्या खासतन खपल सकौड़न मल्त डेर जुवंद करी। इस वायरल वीडियो में मुल्ला फजल बार बार पंजाब यानी पाकिस्तान, अर्ग यानी काबुल और मेहमान यानी आईएसआई के प्रमुख फैज हमीद का जिक्र करते सुनाई पड़े, जिसमें पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया कि उसने अफगानिस्तान में सभी वर्गों की सरकार नहीं बनने दी। मौजू को पंजाब खराब करल दगा द पंजाब कम मशर दल तरागल काबुल था दगा काबिना दगा रकम नवा دا اساس تشکیل ورجوړ کی او دا موضوع د دلیه پټه پاتې مشغله په کابل کې خبريږي। जिस आवाज को मुल्ला फजल का मैसेज माना जा रहा है, उसमें पाकिस्तान पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तान पर तालिबान के अंदरूनी झगड़े से लेकर उनके मामलों में दखल देने, अफगानिस्तान को एक और लड़ाई में झोंकने का आरोप है। यानी जनता के बाद अब तालिबान का भी एक हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यही हुआ तो पाकिस्तान ऐसी मुसीबत में फंसेगा जिसे इमरान खान कभी नहीं भूल पाएंगे। बरादर के नाम से ऑडियो मैसेज तो जारी कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो लोगों के सामने नहीं आया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को लेकर जिस तरह का गुस्सा दिख रहा है, उससे आने वाले दिनों में उसकी परेशानी बढ़नी तय है। तालिबान की तरफ से एक हैरान करने वाला वीडियो जारी हुआ है और उस वीडियो में जो कुछ दिखा और जो दावा सामने आया उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि वीडियो में किसी खजाने में रखे सोने की झलक दिख रही है। तालिबान का दावा है कि यह खजाना अमरुल्लाह साले के पास से बरामद हुआ है। ये वीडियो तालिबान की तरफ से जारी किया गया है और इसके साथ जो दावा किया गया उसने दुनिया भर को पूरी तरह चौंका दिया।
ये वो खजाना है जिसे तालिबान के लड़ाकों ने उस घर से बरामद करने का दावा किया है जहां से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया जा रहा था। अमेरिकी डॉलर से भरे सूटकेस और सोने की छोटी छोटी सिल्लियों को गिनते तालिबान के लड़ाके असल में अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर में। तालिबान का दावा है कि अमरुल्लाह सालेह के घर की तलाशी के दौरान $6.5 मिलियन यानी 48 करोड़ रुपए मिले हैं। तालिबान ने इस तलाशी का एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी डॉलर से भरा सूटकेस और सोने की ईंटों को गिनते हुए तालिबानी दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के इस दावे को अगर सच मान लिया जाए तो उस खजाने का ये मामूली सा हिस्सा है जिसमें अमरुल्लाह सालेह के पास मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने उस घर को भी अपनी जद में ले लिया जिसे अमरुल्लाह सालेह का घर बताया जा रहा था। घर की तलाशी के दौरान तालिबान के लड़ाकों को सालेह के घर से सोने की छोटी छोटी प्लास्टिक की ईंटें भी मिली हैं। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आतंकी डॉलर की गड्डियों को एक बैग के अंदर भर रहे हैं। उन्होंने लाइब्रेरी में बैठकर तस्वीर भी जारी की थी। अगर तालिबान का यह दावा सच है तो इससे विद्रोहियों के आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। पंजशीर में तालिबानी कब्जे के बाद से ही अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। पंजशीर घाटी में अभी भी लड़ाई जारी है। खबर यही है कि तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर की लड़ाई में अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह अजीजी को भी मार डाला है। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाके रोहुल्लाह के शव को दफनाने तक नहीं दे रहे थे। रोहुल्लाह पिछले कई दिनों से पंजशीर में तालिबान से मुकाबला कर रहे थे। वो नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के एक यूनिट के कमांडर भी थे। तालिबान का तो यही दावा है कि उनके लड़ाकों ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अलबत्ता एनआरएफ की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी के अलग अलग मोर्चों पर जंग जारी है और तालिबान का उनके इलाके पर कब्जा करने का दावा सरासर झूठा है। तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके लड़ाके अमरुल्लाह सालेह की उस लाइब्रेरी तक पहुंच चुके हैं जहां अमरुल्लाह सालेह बैठे हुए थे। उसी लाइब्रेरी में बैठकर अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया भर से गुजारिश की थी कि तालिबान की सरकार को दुनिया के देश मान्यता देने में जल्दबाजी न करें। तालिबान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इसी लाइब्रेरी में अमरुल्लाह सालेह के साथ पंजशीर में विद्रोहियों की कमान संभालने वाले अहमद मसूद और उनके सबसे खासम खास मार्शल दोस्तम ने इस जंग की सारी रणनीति तैयार की थी। इस सिलसिले में कुछ रोज पहले ही अमरुल्लाह सालेह की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का ऐलान तो किया ही था, साथ ही पंजशीर से अपनी लड़ाई जारी रखने की घोषणा भी की थी। बहरहाल तालिबान की तरफ से सामने आए इस वीडियो से ये तो साफ हो गया कि अफगानिस्तान में सत्ता के संघर्ष की बुनियाद असल में वो दौलत है जो खैरात के तौर पर अफगानिस्तान के विकास के लिए मिली थी, जिस पर वहां की सत्ता से जुड़े लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमरुल्लाह सालेह के घर से मिला दौलत का ढेर वाकई सच है? क्या तालिबान का दावा दुरुस्त है? क्योंकि तालिबान के दावे को झुटलाने वाला कोई भी बयान अभी तक अमरुल्लाह सालेह या नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से सामने नहीं आया है। अल-कायदा चीफ आयमान अल जवाहिरी के जिंदा होने की खबर सामने आ गई है। 9/11 की बरसी पर अल-कायदा ने 60 मिनट का एक वीडियो जारी किया जिसमें अल जवाहिरी 9/11 के आतंकी हमले और अल-कायदा के भविष्य के बारे में बात करता दिखाई दे रहा है और इस वीडियो का टाइटल है यरूशलेम का यहूदीकरण नहीं होगा। अल-कायदा चीफ आयमान अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई अल जवाहिरी अभी भी जिंदा है या फिर ये अल-कायदा का कोई नया प्रोपेगेंडा है। अल-कायदा की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए 60 मिनट के वीडियो में अल जवाहिरी 9/11 के आतंकी हमले, अफगानिस्तान और अल-कायदा के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता दिखाई दे रहा है। खास बात यह कि अल-कायदा ने
अल जवाहिरी के इस वीडियो को ठीक उस दिन सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिस दिन 9/11 के आतंकी हमले की 20वीं बरसी थी। दरअसल ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी को ही अल-कायदा का प्रमुख बनाया गया था। जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें भी नवंबर 2020 में सामने आई थी, जिसके बाद जवाहिरी का न कोई वीडियो सामने आया न उससे जुड़ी कोई जानकारी। लेकिन अमेरिका में 9/11 हमले की बरसी के दिन अल-कायदा ने अल जवाहिरी का नया वीडियो जारी किया है जिसमें अल जवाहिरी पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता नजर आ रहा है। أهمية المعارك خارج الميدان الذي يتوقعه العدو، وتأتي أهمية العمليات في أراضي العدو وخلف خطوط العدو، ومن أبرز الأمثلة على ذلك عملية تل السمن المباركة، تلك العملية الموفقة التي ضربت مثلا على كسر حصار العدو العسكري। अल जवाहिरी का जो वीडियो जारी हुआ है उसमें वो 9/11 हमले का जिक्र करते हुए नजर आया है। वीडियो में अल जवाहिरी कह रहा है कि हमें उन 19 मुजाहिदीन इस्लाम के लड़कों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अमेरिका के दिल को बुरी तरह से घायल कर दिया। हमला ऐसा किया गया कि उस जख्म को अमेरिका आज तक नहीं भुला पाया। वीडियो में अफगानिस्तान की चर्चा केवल एक बार हुई। आतंकी संगठन अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी के इस वीडियो के सामने आने के बाद से दुनिया के कई देशों की सरकार ने चिंता जताई है और सेना से सावधानी बरतने के लिए कहा है। अल जवाहिरी वो आतंकी है जिसे अमेरिका ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है। अमेरिकी सरकार ने उस पर अपने नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया और वो अमेरिका के बाहर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश में भी शामिल रहा है। अमेरिकी सरकार ने अयमान अल जवाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। राजधानी दिल्ली में उस वक्त भयानक हादसा हो गया जब सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दूध की दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी वजह से इमारत भरभराकर गिर पड़ी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। चश्मदीदों के मुताबिक जो इमारत धराशायी हुई उसके ग्राउंड फ्लोर पर मरम्मत का काम चल रहा था। अच्छा, बच्चे भी दबे हुए हैं, लेडीज दबी हुई है, मुझे काम करते बनते वो भी दबे हुए हैं मजदूर। पीछे वाले दुकान बना रहे थे। अच्छा, वो उससे थोड़ा भपक लगी जिससे वो ड्रम करके नीचे गिर गई। एक आदमी को अस्पताल ले गए हैं, वो पड़ोसी था पान वाला। जैसे ही ये 3 मंजिला इमारत गिरी वैसे ही आसपास के लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। करीब 11:50 पर इस हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। ये बिल्डिंग एकदम गिरी है, काम चल रहा था नीचे तुलाई का। हाँ। तो उनको पता नहीं था कि तुलाई का काम चल रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। उन्होंने पुलिस काट दिया, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे आ गई। अच्छा। एक आदमी को हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजा है। इसके अंदर 3 मजदूर 2 बच्चे हैं तकरीबन। राजधानी दिल्ली का सब्जी मंडी इलाका बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जिस वक्त ये बिल्डिंग धराशायी हुई उस वक्त बिल्डिंग के आसपास से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि अचानक 35 साल से खड़ी ये 3 मंजिला इमारत गिर जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लगातार हो रही बारिश और ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से इमारत की नींव कमजोर हो गई और ये हादसा हो गया। बिल्डिंग के मालिक का भी दावा है कि कंस्ट्रक्शन की बदौलत ही बिल्डिंग का ये हाल हुआ। मैं अकेला ओनर हूँ, ये मेरे पेरेंटल बिल्डिंग है। काम चल रहा था? कोई इसमें कोई काम नहीं चल रहा था, काम सिर्फ नीचे हुआ है। मैंने बताया ना, जो नीचे वाली दुकान बिकी है वो लोग इसको रेनोवेट कराने के लिए, इसको बैलेंसिंग करने के लिए दे वर डूइंग समथिंग, और उन्होंने जो है इसकी नींव और इसके पिलर्स को हिला दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बिल्डिंग नीचे आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे पर दुख जताया है और अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा, सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हुए हूँ। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद लोग फौरन ही बचाव काम में जुट गए। बताया गया कि जब इमारत गिरी वहाँ से कुछ लोग भी गुजर रहे थे जो उसकी चपेट में आ गए। कई गाड़ियाँ भी मलबे में दब गयी। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिली, वहाँ राहत और बचाव का काम और तेज कर दिया गया। इमारत के मलबे को मिट्टी हटाने वाली मशीन से हटाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फांस का कहना है कि इसमें मकान मालिक और ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर और मकान मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।